स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो चलिए महिला पर्यवेक्षक में जो भी प्रश्न आने वाले हैं उन्हें हम एक बार करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया किसने? CRC, यानी विश्व के जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है KS के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका के CRC यानी क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। CDEC पुणे ने भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किया। IBM को विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर ब्लू जीन का निर्माण का श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया, तो सही उत्तर होगा हमारा 10-12 सक्रियाएं प्रति सेकंड। मतलब होता है कि सुपर कंप्यूटर की गणना अति तीव्र होती है। 1998 में भारत में बना सुपर कंप्यूटर 1 खरब गणना प्रति सेकंड कर सकता है। आज का सबसे तीव्र कंप्यूटर ब्लू जीन 478 ट्रिलियन प्रति सक्रियाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है ना? ये भाभा, ये प्रश्न हमारा कि भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो हमारा सही उत्तर होगा अनुपम। क्या होगा हमारा विकसित सुपर कंप्यूटर? अनुपम। तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास कार्य भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम पदम CDEC पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लो साल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है, कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है एन्हा 3। कौन सा है? सही उत्तर होगा हमारा एन्हा 3, ये ऑप्शन नंबर बी सही। एन्हा 3 चीन द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है जो दिए गए विकल्पों में से सबसे तीव्र है ना? चलिए अगला देख लेते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया? USA में। कहाँ दोस्तों? USA में, है ना? अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए IBM का पूरा नाम बताइए। तो IBM का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देख लेते हैं थोड़ा सा इसे। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी है। इसे पर्सनल कंप्यूटर तथा विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा? वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो वह आदमी चार्ल्स बेबेज जी हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज जी, जिन्हें कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। जो भारत में सुपर कंप्यूटर है परम का निर्माण किया, तो किसने, कहाँ हुआ? पुणे में। कहाँ हुआ दोस्तों? पुणे में। तो देख लेते हैं परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC पुणे द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। अगला प्रश्न है स्कैनर स्कैन करता है, तो पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। ठीक है, जैसे कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट व पिक्चर को स्कैन कर डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है ना? तो क्या आसान बनाता है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर आदि में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। सॉफ्ट कॉपी का एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है प्रिंटेड आउटपुट, है ना? सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। अगला प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट तथा ALT को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मॉडिफायर की। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट तथा ALT बटनों को मॉडिफायर बटन कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी उम्मीद पर
प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? बारकोड्स। बारकोड्स विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियाँ होती हैं जिन्हें उत्पादों का विवरण रखने के लिए उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है, इसे बारकोड कहते हैं। बारकोड रीडर किया जाता है, यानी प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न बारकोड। चलिए अगला प्रश्न हमारा, MICR में सी का पूरा नाम बताइए। तो MICR में सी का पूरा नाम है मैग्नेटिक लंग कैरेक्टर रिकॉग्निशंस में चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैंकों में चेक ड्राफ्ट में किया जाता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल, है ना। कंट्रोल अल्ट्रा शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मॉडेम, यानी ऑप्शन नंबर ये। मॉडेम जो होता है मॉडुलेटर डेमोडुलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड को कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करती है, तो किसके? बैसेज। मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, बार बार या बैसेज कहलाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी होती हैं। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है तथा मूलभूत गणनाएं और कुछ लॉजिकल कार्य बराबर करता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU, है ना। इनपुट का आउटपुट के रूपांतरण किया जाता है। प्रश्न अगला है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो CPU सही उत्तर होगा हमारा CPU द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। CPU इनपुट डाटा का प्रोसेसिंग करता है तथा उसे सूचना के रूप में व्यवस्थित कर आउटपुट यूनिट को देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट, है ना। डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU जो है वह आकलन भी करता है और निर्णय लेता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डाटा में प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, और जो कंप्यूटर की CPU में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU कहलाता है ना। CPU कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी से मिलकर बना होता है। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है ना। तो प्रिंटर जो है आउटपुट का एक माध्यम है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट को देता है। स्कैनर, माउस तथा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है ना। चलिए आगे क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक समान पद्धति है? तो कीबोर्ड। क्या ऑप्शन है हमारा? कीबोर्ड सही उत्तर है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना, है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त ICP चिप बनी होती है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो ICP चिप होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सिलिकॉन की। ICP चिप, ICP का पूरा मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है। इसका निर्माण 1958 में JS किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो वही सेम आंसर है, सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी देख लीजिए, परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक मिसाइल। तो हम व्याख्या देख के समझ जाएंगे। ठीक है। चलिए, Y2K का संबंध कंप्यूटर वर्ष को 2 अंकों में दिखाए जाने के कारण नई शताब्दी वर्ष 2000 में के समय शून्य हो जाने की समस्या से है। यूरिक एसिड गठिया का कारक है, जबकि ध्वनि प्रदूषण का मात्रक डेसिबल है। परम 10,000 मिसाइल न होकर भारत में निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, संसार का पहला गणक यंत्र है? तो संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है दोस्तों? अबेकस। अबेकस को संसार का प्रथम गणक यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन ने किया गया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो होगा दोस्तों वह क्वांटम, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्वांटम। अगला प्रश्न, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली दोस्तों स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन एसआई का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीडी डैक। अगला प्रश्न ये यहाँ से देख रहे हैं, सीडी डैक का संबंध है। तो सीडी डैक का संबंध किससे है दोस्तों? कंप्यूटर से है। सीडी डैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में स्थित एक संस्था है, जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, संगणकों में आईसी चिप बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? सिलिकॉन के बने होते हैं। आईसी चिप का निर्माण अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थों सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जीई से बने होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से? ऑप्शन बी हमारा सही है कि समकलित परिपथ चिप्स, इंटरग्रेटेड सर्किट चिप्स, है ना। तो इंटरग्रेटेड सर्किट चिप्स पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जा सकता है, या इसमें कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सकता है। तो यहाँ देखिए इसका सही उत्तर है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है ना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, पहला कंप्यूटर बनाया था? तो सिंपल सा आंसर है, पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज जी ने। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाई, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। सही ऑप्शन, व्याख्या देख लेते हैं, पेंटियम, सिलेरॉन तथा AMD माइक्रो प्रोसेसर के प्रमुख ब्रांड नाम हैं, जो बाजार में बेचे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आईसी चिप का निर्माण किया था तो सेमीकंडक्टर से, है ना। चलिए अगला प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो किया CDAC ने। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 1000 का निर्माण CDAC ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा, पुणे द्वारा किया गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है? तो पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम, इंटेल, AMP और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। पेंटियम ने पेंटियम प्रो आदि नामों से भी चिप बाजार में बेचे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है? तो ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है, जो कंप्यूटर के चलिए दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर टीच में। तो दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक में एक
पार्ट आता है जो साइंस से रिलेटिव रहता है और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो चलिए उन क्वेश्चनों को हम परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण आवश्यक है। यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन से गुण आवश्यक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सच्चरित्रता, यानी का ज्ञान, और संवेगात्मक परिपक्वता, या फिर ये सभी, है ना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ऐसे शिक्षकों के पास ये सारे ज्ञान होने चाहिए, है ना, ये सारे ज्ञान होने चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा कि किशोरावस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो उन्हें संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। तो 4 ऑप्शन है, शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत और ये सभी। तो इसमें ये सभी जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर है। ये सभी का ज्ञान होना चाहिए, संरक्षण की आवश्यकता होती है इस क्षेत्र में, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन, 1 नवंबर, 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 1 सितंबर। हमारा सही उत्तर होगा 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में किस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है ना। तो 4 ऑप्शन, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, ये सभी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये सभी, तो ये सभी हमारा उत्तर सही कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप से का हिस्सा है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक, है ना। तो 4 ऑप्शन, रक्षा सुरक्षा कार्यक्रम, दूसरा लक्ष्यीकृत दखल, तीसरा गैर सरकारी संगठन सहयोग और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा संस्थागत शिक्षा साधन है परिवार, समाज, स्कूल और मित्र मंडल। तो संस्थागत शिक्षा साधन होता है दोस्तों स्कूल, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत, है ना, बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत आता है, क्या आता है दोस्तों, शारीरिक विकास, चरित्र विकास और मानसिक विकास, है ना। तो आता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी पढ़ लेते हैं, विकास के लिए, समायोजन के लिए, भावी जीवन की योजना बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बच्चों की देखभाल की आवश्यकता है ना। तो नैतिक, संवेगात्मक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, यानी उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अनाथ बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। तो अनाथ बच्चों के लिए महंगी, सामान्य, मुफ्त या इनमें से कोई नहीं। तो अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, डिसवेल विस्पा संबंधित है। तो पठन विकार से, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से या व्यवहार संबंधी विकार से। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पठन विकार से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में एड्स HIV की महामारी की पहली घटना किस वर्ष में संज्ञान आई थी, है ना, किस वर्ष संज्ञान में आई थी। तो 1976 में, 1986 में, 1996 में या 1999 में। सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा 1986 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है। 4 ऑप्शन है, विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3, कैल्शियम।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B3, जिसके खोज करता है हॉपकिंस, है ना। चलिए विटामिन D3 है जिसके खोज करता कौन है, हॉपकिंस है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका निभाता है ना। तो सह एंजाइम, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था, केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विधि द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यानी अंकुरण, अंकुरण करके हम दालों में विटामिन सी की वृद्धि कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बालिकाओं में किशोरावस्था की दंत वृद्धि अवधि होती है। तो 4 ऑप्शन है 11 से 14 वर्ष, 13 से 16, 14 से 17 वर्ष और 15 से 18 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नवदुग्ध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मानव दूध की तुलना में दुगने से अधिक मात्रा में होता है। तो लैक्टोज, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम। सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा प्रोटीन। चलिए अगला देख लेते हैं। 1 वर्ष की आयु का होने पर किसी समान स्वस्थ शिशु का भार हो जाता है। 4 ऑप्शन, उसके जन्म के भार को दुगना, उसके जन्म के भार का 1.5 गुना, उसके जन्म के भार का 3 गुना, उसके जन्म के भार का 2.5 गुना। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके जन्म के भार का 3 गुना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य वयस्क के लिए ICMR द्वारा स्वीकृत दैनिक आहारीय प्रोटीन की मात्रा, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 0 से 8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार, 1 से 0.0 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार, 1.75, 1.5। सही ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1.0 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार, है ना। चलिए अगला प्रश्न है पालक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है ना। तो 4 ऑप्शन है विटामिन ए, लौह तत्व, कैल्शियम, थायमिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लौह तत्व। इसमें पालक में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। लौह तत्व लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक होता है ना। पालक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खिलाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकताएं भी गर्भवती स्त्रियों के समान ही बढ़ती हैं, केवल एक अपवाद के साथ। तो 4 ऑप्शन ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व। सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा लौह तत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। एक गर्भवती स्त्री को इस समय 8 मिलीग्राम अतिरिक्त लौह लवण लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती। 4 ऑप्शन है प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। तो पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था में 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन, 8 मिलीग्राम अतिरिक्त आयरन व 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गर्भावस्था में उक्त रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है ना। तो 4 ऑप्शन है सुबह का जी मचलाना, मात्र असंगित, सीने में जलन, गर्भावस्था की विषाक्तता। सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था की विषाक्तता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मधुमेह में जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है। तो टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, जेस्टेशनल मधुमेह और जुइनाइल मधुमेह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेस्टेशनल मधुमेह। चलिए अगला प्रश्न है प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान माँ को कौन से टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। 4 ऑप्शन धनुस्तंभ टीका, यकृत शोध, तनिका शोध, दस्त। ऑप्शन नंबर ए सही है, धनुस्तंभ टेटनस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है ना। तो एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता ऑप्शन देख लेते हैं। 55 ग्राम प्रतिदिन, 60 ग्राम प्रतिदिन, 50 ग्राम प्रतिदिन यानी और 70 ग्राम प्रतिदिन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, चलिए सही ऑप्शन के साथ चलते हैं, ऑप्शन ए, है ना।
55 ग्राम प्रतिदिन। इसके साथ ही एक गर्भवती महिला का 25 ग्राम व स्तनपान कराने वाली महिला का 18 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, 600 यूजी रेटिनॉल कितने यूजी बीटा कैरोटीन के समान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1200, 3600, 1800, 4800। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4800। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा को आवश्यकता होती है ना। एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी होती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है 2230 कैलोरी प्रतिदिन, 3490 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2730 कैलोरी प्रतिदिन यानी और 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन। सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 2730 किलो कैलोरी प्रतिदिन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा, है ना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रतौंधी, रक्ताल्पा, स्कर्वी और गलघोटू। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेनिटॉल है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। इसकी खोज मैकुलन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है ना। 4 ऑप्शन है, एस्कार्बिकम, ट्रिप्टोफैन, विटामिन ई, सीलेनियम, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही कहलाएगा, ट्रिप्टोफैन। चलिए अगला प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक प्रकार की रक्ताल्पता मुख्यतः किसकी कमी से होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन के साथ चलते हैं। विटामिन ए एवं थायमिन, विटामिन B6 एवं थायमिन, आयरन एवं कॉपर, तांबा, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड। तो सही देख लेते हैं इसका आंसर नंबर डी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से एनीमिया व पांडु रोग हो सकते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रणिज आधार खाद्य पदार्थों से बी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीरिडॉक्सिन, फोलिक अम्ल, साइनोकोबालामिन, थायमिन। सही ऑप्शन होगा हमारा सी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक उपकरण खाद्य पदार्थों के ऊर्जा मान ज्ञात करने के काम आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेनेडिक्ट रोट उपकरण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ग्रेफाइट भट्टी और बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, सही ऑप्शन होगा हमारा आंसर नंबर डी, बॉम्ब कैलोरीमीटर। अगला प्रश्न है, वृद्धि चरण में उत्तक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा, प्रोटीन ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व और प्रोटीन ऊर्जा तथा खाद्य रेशे। सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा। चलिए अगला देख लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका निभाता है ना। तो सह एंजाइम की भूमिका ऑप्शन देख लेते हैं, एस्कार्बिकम, थायमिन, नियासिन और राइबोफ्लेविन। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कार्बिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है ना। अंडे की जर्दी की बात कर रहा है, तो किस पोषक तत्व का प्रचुर तत्व है देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइसिन, बायोटिन, शर्करा, थायसिन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बायोटिन। यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है, यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से लकवा वालों को झड़ना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बालों का झड़ना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिकेटस नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी से होता है। 4 ऑप्शन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो ऑप्शन नंबर
हमारा बी सही आंसर है कैल्शियम। यह विटामिन डी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वयस्क महिला की स्वागत करती हूँ दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर टीच में। तो चलिए महिला बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इंदिरा महिला योजना किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1995। दूसरा, स्वयं सिद्धा योजना का पुराना नाम क्या है? तो स्वयं सिद्धि योजना का पुराना नाम है इंदिरा महिला योजना। चलिए प्रश्न तीसरा, स्वयं सिद्धा योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो स्वयं सिद्धा योजना 2001 में लागू किया गया। प्रश्न चौथा, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराकर पुनर्वास करने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो वह योजना है स्वाधार योजना। प्रश्न पाँचवा, अति गरीब महिलाओं को सरकार द्वारा प्रसव पूर्व कितनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो 500 रुपये। छठवां, मंगल दिवस योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 15 फरवरी 2007। प्रश्न सातवां, मंगल दिवस योजना का संचालन किस स्तर पर किया गया? तो सही उत्तर है आंगनबाड़ी स्तर पर। प्रश्न आठवां, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? तो 100 गोलियां दी जाती हैं दोस्तों। पोषण आहार योजना किस कार्यक्रम के स्थान पर चलाया जाएगा? तो सही उत्तर है अन्नप्राशन योजना। प्रश्न 10वां, निम्न में से किस कार्यक्रम की सराहना विश्व बैंक द्वारा की गई? तो अन्नप्राशन योजना की सराहना विश्व बैंक द्वारा की गई। प्रश्न 11, जन्म दिवस कार्यक्रम का संचालन सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो प्रारंभ किया गया बैतूल में। प्रश्न 12वां, जन्म दिवस कार्यक्रम में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो 1 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रश्न 13वां, गोद भराई कार्यक्रम माह के किस दिवस पर आयोजित किया जाता है? तो माह के प्रथम मंगलवार को किया जाता है। प्रश्न 14, अन्नप्राशन योजना माह के किस दिवस पर आयोजित किया जाता है? तो माह के द्वितीय मंगलवार को। अन्नप्राशन द्वितीय मंगलवार को और गोद भराई माह के प्रथम मंगलवार को। चलिए प्रश्न 15वां देख लेते हैं, जन्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो माह के तृतीय मंगलवार को। प्रश्न 16, किशोर बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाता है? तो माह के चतुर्थ मंगलवार को। प्रश्न 17वां, बच्चे को कटोरी चम्मच किस कार्यक्रम में दिया जाता है? तो अन्नप्राशन योजना में दिया जाता है दोस्तों। प्रश्न 18, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस के कितने इंजेक्शन लगते हैं? तो 2 इंजेक्शन लगते हैं। प्रश्न 19, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की जांच आवश्यक है, कितनी जांच आवश्यक है? तो 3 जांच आवश्यक है। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सी योजना स्व सहायता समूह के आधार पर चलाई जाती है? तो स्वाधार योजना चलाई जाती है। प्रश्न 21, किस आयु से पूर्व महिलाओं का विवाह करने पर कानून रोक करती है? तो 18 वर्ष। सही उत्तर होगा 18 वर्ष। प्रश्न 22, नवजात बच्चों को किस समय से माँ का दूध के साथ ठोस आहार देना जाना चाहिए? तो 6 माह। प्रश्न 23, कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कौन सी योजना संचालित की? तो महिला वसति गृह योजना। याद रखिएगा दोस्तों, महिला वसति गृह योजना। प्रश्न 24, महिला वसति गृहों का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है स्वयंसेवी संगठन द्वारा। प्रश्न 25, गंदी बस्तियों में किशोर बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान किस कोष में दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा हमारा राष्ट्रीय बाल कोष। प्रश्न 26, महिला वसति गृह को निर्माण हेतु सरकार कितना अनुदान देती है? तो निर्माण का लागत का 75%। प्रश्न 27, वर्तमान में प्रदेश में कितने महिला वसति गृह कार्यरत हैं? तो 59 यानी 59। प्रश्न 28, राष्ट्रीय बाल कोष से गंदी बस्तियों के किशोर बालकों को व्यवसायी प्रशिक्षण हेतु अधिकतम कितना अनुदान दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए। प्रश्न 29, इंदिरा महिला योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किन जिलों में लागू की गई थी? तो ग्वालियर एवं धार में लागू की गई थी। प्रश्न 30, गर्भवती महिला को टिटनेस का दूसरा टीका कब लगाया जाता है? तो प्रसव के 1 माह पहले लगाया जाता है। प्रश्न 31, अन्नप्राशन योजना का हितग्राही कौन होता है? तो अन्नप्राशन योजना का हितग्राही आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाला न्यूनतम 6 माह का प्रत्येक बच्चा होता है। प्रश्न 32, वैश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु सरकार ने कौन सी योजना संचालित की है? तो जाबाली योजना। प्रश्न 33,
मध्य प्रदेश में प्रथम जवाहर बाल विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो झाबुआ में किया गया। प्रश्न 34, जवाहर बाल विकास केंद्र को प्रारंभ किस शैक्षिक संगठन की सहायता से किया गया? तो बाल निकेतन संघ इंदौर। प्रश्न 35, जवाहर बाल विकास केंद्रों की स्थापना हेतु संस्थाओं को अनुदान किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो 2005 से 2006। प्रश्न 36, मध्य प्रदेश में कितने अल्पकालिक आवास गृह हैं? तो 5 हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अल्पकालिक आवास गृह योजना का संचालक कौन करता है? तो स्वैच्छिक संगठन करता है। प्रश्न 38, नवजात बच्चे को BCG के कितने टीके लगाए जाते हैं? तो 1 टीका लगाया जाता है। प्रश्न 39, बच्चे को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो जन्म से 1 माह के अंदर लगाया जाता है। प्रश्न 40, बच्चे को 1 साल के अंदर DPT के कितने टीके लगाया जाता है? तो जन्म से 1 माह के अंदर लगाया जाता है। प्रश्न 40, बच्चे को 1 साल के अंदर DPT के कितने टीके लगाए जाते हैं? तो 3 टीके लगाए जाते हैं, यानी 3 टीके लगाए जाते हैं। प्रश्न 41, 1 साल के अंदर लगाए जाने वाले DPT के टीकों में कितना अंतर रहना चाहिए? तो 1 माह का अंतर रहना चाहिए। प्रश्न 42, बच्चे को खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो 9 माह पर। प्रश्न 43, टेटनस का टीका कितने मात्रा में लगता है? तो 0.5 ml में। प्रश्न 44, मीजल्स का टीका कब लगता है? तो 9 माह में। कुष्ठ रोग क्या होता है? माइकोबैक्टीरियस लेप्रा से। सही उत्तर है। कुष्ठ रोग क्यों होता है? तो माइकोबैक्टीरियस लेप्रा से होता है। प्रश्न 46, क्या एड्स HIV ग्रसित माता अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं? हाँ, यदि माँ चाहे तो पिला सकती है। प्रश्न 47, पल्स पोलियो कार्यक्रम में कितने वर्ष तक के बच्चे शामिल किए जाते हैं? तो 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल किए जाते हैं। प्रश्न 48, बच्चे को 12 माह से 36 माह के मध्य कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो DPT। एवं जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? तो 2700 ग्राम। मुसीबत में फंसे बच्चे के लिए सहायता हेतु निम्न में से कहाँ संपर्क किया जाता है? तो चाइल्ड लाइन में। चाइल्ड लाइन सुविधा 24 घंटे में कितने घंटे उपलब्ध रहती है? तो 24 घंटे। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 196। चलिए हमने 100 प्रश्न पूरे कर लिए हैं और इसी तरह अगले 100 प्रश्न लेकर दूसरी वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।